2019 के दंगल में दाव आजमाने के लिए सियासी सूरमा तैयार हो चुके हैं। तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव में सियासी ताकत की आजमाइश भी तेज हो चली है। हिंदुस्तान का दिल यानी मध्य प्रदेश भी लोकतंत्र के महापर्व के रंग में रंग चुका है। पिछले कुछ सालों तक मध्य प्रदेश को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शिकस्त हुई और अब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तो इस बार मध्य प्रदेश के वोटर किसे अपना आशीर्वाद देंगे? 2019 के रण में पब्लिक का मूड कैसा है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंची और वहां के लोगों से बातचीत की। हम वोटर के दिल का हाल बताएंगे, चुनावी दंगल में जोर आजमा रही सियासी पार्टियों और उनके नेताओं की भी बात सुनाएंगे। लेकिन पहले हम आपको इस राज्य का राजनीतिक गणित दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। इनमें से 19 सीटें सामान्य और 10 सीटें आरक्षित हैं। 2014 में मोदी लहर में बीजेपी को मिली थी 27 सीट और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। बीजेपी को 55% और कांग्रेस को 35% वोट मिले। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं। प्रदेश में एसपी बीएसपी के समर्थन से कांग्रेस की सरकार है। इससे पहले 15 सालों तक मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली और उसने सरकार बनाई। 2018 में 15 साल से चला आ रहा कांग्रेस का सूखा भी खत्म हुआ और अब लोकसभा में रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा का आगाज हमने राजधानी भोपाल से किया। सांस्कृतिक रूप से भोपाल मध्य प्रदेश के मध्य भारत क्षेत्र में आता है, जहां छठे चरण के तहत 12 मई को जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। भोपाल की कुल आबादी 27 लाख है। भोपाल लोकसभा में कुल वोटर की संख्या तकरीबन 20 लाख है। यहां से तय होने वाले मुद्दे पूरे सूबे को प्रभावित करते हैं। इस सीट पर शुरू से बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला रहा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुनाव न लड़ा हो। सुरेश पचौरी एक ऐसा नाम था जो कि केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन उमा भारती के सामने उन्हें भी हार का ही सामना करना पड़ा। 1957 से पहले रायसेन और सीहोर 2 लोकसभा सीटें होती थीं। 1957 में इन दोनों सीटों को मिलाकर भोपाल बना। 1980 और 84 में पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा 2 बार यहां से सांसद रहे। भोपाल गैस त्रासदी के बाद ये सीट कभी कांग्रेस को नहीं मिली। राजधानी भोपाल का जिक्र हो और ऐसे में भोपाल गैस त्रासदी की बात न हो, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं। सन 1984 की बात है जब भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी और ये जो सामने आप कंपनी देख रहे हैं, फैक्ट्री देख रहे हैं, ये यूनियन कार्बाइड। इस सीट से उमा भारती भी सांसद रह चुकी हैं। 2014 में बीजेपी से आलोक संजर इसी सीट से सांसद चुने गए थे। निश्चित ही भोपाल में, भोपाल संसदीय क्षेत्र में आप देखोगे तो जिस तरह का विकास इन 5 सालों में हुआ है वो पिछले कई सालों में नहीं हुआ था। आप देखोगे यहाँ पर ब्रिज हैं, आईटी पार्क यहाँ पर आ गया है और आपका हमारे जो क्षेत्र मेरी जो निधि का जो खर्चा हुआ था वो पूरा हो गए हैं। नए नए कॉलेज, हॉस्पिटल, एम्स के संदर्भ में हर क्षेत्र में हमने काम करने की कोशिश करी है और अब ये तेजी से आगे बढ़ा है। जो एक ब्रह्मजाल पूरे देश में फैलाया था, जो एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए थे, जो तमाम वादे किए थे, जो अब जुमले साबित हो गए। उल्टा आज जनता मोदी जी से पूछे कि 5 साल में उन्होंने किस वर्ग के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, क्या किसान को लागत पर 50% दे दिया उनने, युवाओं के लिए क्या किया, क्या 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष उन्होंने युवाओं को दे दिए। भोपाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो जाती हैं, जो कि 1989 से कांग्रेस लगातार यहां हारती रही और हार का अंतर लाख से कम कभी नहीं रहा। इस बार जनता के मन में क्या है, हमने ये जानने की कोशिश की। इतने सालों में जो गैस त्रासदी हुई थी, सांसद ने क्या किया आप लोगों के लिए? सांस भी चले, बीमार भी, हाथ पैर भी खाना। अब आप जाता खाओ, हजारों आदमी आओ, का कर हजारों आदमी आयो दिक्कत में कौन का तो करो। एक पैसा ना दे, 25 हजार रुपया जाता है। हुआ काम काज हुआ यहाँ पे? कहीं भी नहीं, कुछ नहीं। बेचारा वो गैस खाने वाला मेरा आदमी ने काम किया, इधर 1 पैसा नहीं है। वो गैस खा के मर गया, गैस खा लिया मर गया। थोड़ा थोड़ा पैसे जिसको खास में रहे उसको, और लंगड़े लूले तो बेचारे पड़े हुए हैं, उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है।
तो अब देंगे क्या? बहुत से वोटर इस बार पार्टी के आधार पर नहीं, मुद्दों पर मतदान की बात कर रहे हैं। एयर स्ट्राइक करके वाकई हमारे जो जवान हैं उन लोगों का जो भी ये मनोबल बढ़ाया है। लूटामारी मचाई है, फिरका परस्ती मचाई है, इसके अलावा कोई काम नहीं करा बीजेपी ने के अंदर। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके हिसाब से ही होता है। 2 करोड़ युवाओं का रोजगार कहाँ गया, 15 लाख रुपए कहाँ गए। आज किसानों की स्थिति देखिए, पिछले 5 सालों में मोदी जी ने आकर के किसानों को धराशायी कर दिया। काम करने वाले हैं तो बेचारे इधर मंडी चले जाते हैं, कुछ सामान ढोते हैं, कुछ हमाली करना है, कोई काम नहीं है। यहाँ पर ये फैक्ट्री है, इसमें भी कोई काम नहीं है। पिछले 5 साल में ज्यादातर समय केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश तक बीजेपी की सरकार रही, लेकिन तरक्की की दौड़ में भोपाल अभी बहुत से शहरों से पीछे है। पिछले साल की अगर हम बात करते हैं तो 4000 शहरों की रैंकिंग में भोपाल दूसरे नंबर पर था, तो इस बार 4000 शहरों की रैंकिंग में भोपाल 19वें नंबर पर जा गिरा है। हालांकि सबसे स्वच्छ राजधानी में जरूर शुमार हुआ है, मगर दूसरी ओर कम से कम 17 पायदान नीचे गिरकर आ गया है। इसको लेकर चिंतन भी हो रहा है और इसमें कहीं न कहीं योगदान सीधे सीधे इस संसदीय क्षेत्र के सांसद का भी होता है। मध्य भारत में भोपाल के साथ विदिशा भी शामिल है। छठे चरण में 12 मई को यहाँ वोटिंग होनी है। यहाँ ये जो गरुड़ स्तंभ है, जिसे हेलियोडोरस पिलर कहा जाता है, यहाँ यूनान के राजदूत ने आकर वैष्णव धर्म स्वीकार किया था। तो आप समझ सकते हैं कि विदिशा में ईसा से 150 साल पहले भी विदेशियों का आना जाना और राज सत्ता के साथ साथ विदेश व्यवहार तक का कामकाज चलता रहा है। जाहिर तौर पर आज़ादी के बाद भी विदिशा ने अपनी अहमियत बनाई रखी है और देश की सियासत में विदिशा आज भी बेहद अहम रोल प्ले करता है। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस फिर से मुकाबले की तैयारी में है, तो कुछ क्षेत्रीय शत्रप भी किस्मत आजमा रहे हैं। विदिशा बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यहीं से सांसद हैं। 1967 में विदिशा सीट अस्तित्व में आई। विदिशा लोकसभा सीट पर 1967 से 1977 तक बीजेपी का कब्जा रहा। 1991 में सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जीते। 2011 की जनगणना के मुताबिक विदिशा की जनसंख्या 24,89,435 है। यहाँ 81% ग्रामीण आबादी और 19% शहरी आबादी है। विदिशा में 19% एससी और 6% एसटी की आबादी है। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सियासत में भी विदिशा संसदीय सीट खासी अहमियत रखती है। देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यहीं से सांसद हैं और बड़ी बात यह है कि 13 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान भी इसी सीट से सांसद के साथ साथ विधायक भी रह चुके हैं। लिहाजा जब मध्य प्रदेश के सियासी समीकरणों को समझा जाएगा तो उसमें विदिशा का जिक्र होना बेहद लाजिमी है। हम इस समय विदिशा में हैं और ये जानने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि दरअसल विदिशा का मिजाज क्या कहता है। विदिशा से सांसद के तौर पर सुषमा स्वराज ने 10 साल पूरे कर लिए। आखिरी के 5 सालों में सांसद के कामकाज से विदिशा की जनता बहुत खुश नहीं है। कि शुरू से यहाँ पर अधिकांशतया बाहरी लोग आए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। अब रहा सवाल सुषमा जी के समय का, तो ये तो और भी बहुत बुरी दुर्दशा रही। यहाँ पर बेरोजगार युवकों की संख्या बहुत है, युवतियों की संख्या बहुत है। यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, यहाँ ग्रेजुएट बच्चे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 6 या 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, उसमें एक विदिशा का इंजीनियरिंग कॉलेज था। और पहले पूर्व में जैन कॉलेज, जो जैन डिग्री कॉलेज है, इसका भी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था। मध्य प्रदेश में ये भी बहुत अच्छे था। वर्तमान में जरूर हालात उसके ठीक नहीं है। और मेडिकल कॉलेज भी एक सुविधा विदिशा में अब इस वक्त प्राप्त हो गई है। तो एजुकेशन तो बहुत बढ़िया है, पर रोजगार नहीं है, ये बात सही है। जैसा कि उनको विदेश मंत्रालय दिया गया है, विदिशा संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए वो पूर्णतः विदेशी हो गई, स्वदेशी नहीं रही। ये लोग बात तो करते हैं स्वदेशी की, लेकिन कभी यहाँ से इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ मुड़ के नहीं देखा। विदिशा लोकसभा सीट पर बीजेपी 1989 से लगातार जीत रही है। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भी जीत हुई थी। 2 जगहों से लोकसभा चुनाव जीतने की वजह से अटल जी ने विदिशा की सीट छोड़ दी। 1991 से 2004 तक इस सीट से शिवराज सिंह चौहान जीतते रहे। 2009 और 2014 में सुषमा स्वराज विदिशा से सांसद चुनी गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में 4 लाख के ज्यादा वोट के अंतर से सुषमा स्वराज की जीत हुई थी। 70% आबादी
खेती पर किसी न किसी तरह निर्भर करती है। लिहाजा जब बात सियासत की हो तो किसान सबसे अहम मुद्दा होता है और किसान के मुद्दे सियासी समीकरणों को गहरे तरीके से प्रभावित करते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में किसान एक बड़ा मुद्दा रहने वाले हैं। इसका एहसास कमलनाथ सरकार को पहले हो गया था। किसानों से कर्ज माफी का वायदा कर कांग्रेस सत्ता में भी आ गई और अब बीजेपी के सामने किसान वोटरों को अपने पाले में लाने की चुनौती है। अब जो पैसे माफ नहीं होंगे साहब तो फिर वही करेंगे कि अब क्या करेंगे। अब आप भी सोचो साहब कि भाई जब अपन परेशान है आपने वादा करो तो नहीं दे रहा है पैसा। किसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है किसानों को, सारी चीज़ों से परेशान है किसान। वादा करा था कि पैसे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, पेपर इकट्ठे करा लिए, हमने पेपर कराया, फोटो, हम तो मजदूर आदमी हैं, पैसे लगाए, फोटो कॉपी में बंडल दे दिया पटवारी को। अब चक्कर लगा रहे हैं, कहते आ जाएंगे कब आएंगे। विदिशा के बाद हम बात करते हैं होशंगाबाद की। 15वीं शताब्दी के आरंभ में ही राजा होशंग शाह गोरी ने इसे बसाया था। होशंगाबाद मध्य प्रदेश की एक अहम संसदीय सीट है। नर्मदा नदी के किनारे बसे होने की वजह से इसे कभी नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता था। नर्मदा नदी यहाँ की संस्कृति ही नहीं, राजनीति में भी रची बसी है। नर्मदा के इस पानी से ही स्नान करके तमाम लोग मध्य प्रदेश में चुनावी राजनीति में उतरते हैं। होशंगाबाद का ये सेठानी घाट है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर राजनीति की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की पूरी राजनीति का केंद्र मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी ही मानी जाती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक होशंगाबाद की आबादी 23,90,546 है। होशंगाबाद में 74% ग्रामीण और 26% शहरी आबादी है। यहाँ 17% SC, 12.5% ST समुदाय की आबादी रहती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहाँ कुल 15,68,127 वोटर थे। होशंगाबाद लोकसभा के अंतर्गत 8 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें से बीजेपी और कांग्रेस का 4 सीटों पर कब्जा है। इस लोकसभा सीट में 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, रायसेन और नरसिंहपुर। होशंगाबाद की ज्यादातर आबादी खेती बाड़ी का काम करती है। इसे भारत में सोयाबीन के प्रमुख निर्यातकों में से एक माना जाता है। 2009 के पहले बीजेपी होशंगाबाद सीट से 6 बार जीत चुकी है। होशंगाबाद से बीजेपी के उदय प्रताप सिंह सांसद हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में उदय प्रताप सिंह कांग्रेस के टिकट से जीते थे। 2014 चुनाव से पहले उदय प्रताप सिंह बीजेपी में शामिल हो गए और चुनाव जीत लिया। होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो है रोजगार की, जिसके चलते शहर का युवा और तमाम लोग अब यहाँ से पलायन करना शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया। क्या ये नतीजे आम चुनाव पर असर डालेंगे? हमने होशंगाबाद के आम मतदाताओं से बात कर ये समझने की कोशिश की। सीट में मिली, शिकस्त मत में नहीं मिली। हम वोट से नहीं हारे, हम सीट में हार गए। एक एक गांव को पक्के सड़क से जोड़ दिया है। जिन गांव में बिजली की समस्या थी, एक एक गांव को बिजली से जोड़ दिया गया है। कमलनाथ सरकार के कर्ज माफी के दाव को कुछ लोग गेम चेंजर मानते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि पीएम मोदी के नाम पर होशंगाबाद सीट से बीजेपी को एक मौका और मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रत्याशी, उनके काम देखे ना। कांग्रेस ने अभी हाल में जो बेनिफिट दिया है उसका शेयर उनको मिलना चाहिए। झूठ बोलने वाले हैं, जुमलेबाज हैं। इनने कई वादे करके आए थे, जैसे कि 370 हटाएंगे, वो भी नहीं हटाई, और भी मंदिर बनाएंगे। कई मुद्दे ऐसे लेके आए थे। तो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। मोदी। मध्य प्रदेश की धरती अपने लजीज व्यंजनों के लिए मशहूर है। यहाँ स्वाद और सियासत आपस में घुले मिले रहते हैं। हमारी टीम सड़क किनारे एक ऐसी ही चाट की दुकान पर पहुंची। तो इस समय हम होशंगाबाद में हैं और होशंगाबाद में ये एक छोटी सी दुकान है, एक छोटा सा ठेला लगाते हैं। आशीष चाट भंडार लिखा है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद क्या लगता है माहौल कैसा होने वाला है देश का? बहुत ही बढ़िया, देश के लोगों में एक उत्साह है। बिल्कुल, यहाँ से तो बीजेपी की सीट आएगी डेफिनेटली, और केंद्र से भी मोदी जी के आने की 100% चांस है। कारण कि केंद्र सरकार के अच्छे काम आतंकवाद के ऊपर कर रही। मोदी जी का काम ठीक है, प्रदेश से मतलब नहीं, केंद्र से मतलब। सर आप बताएं, आपकी दुकान पे लगातार चर्चाएं चलती हैं, तो क्या चर्चा चल रही है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर? मोदी जी की चर्चा चलती है और मोदी जी ने काम बहुत अच्छे किए हैं। चुनाव का मौसम हो और चाय पर चर्चा ना हो, ये कैसे हो सकता है? आइए देखते हैं होशंगाबाद में चाय की दुकानों पर कैसी सियासी चर्चा चल रही है।
चाय की पे चर्चा का जो कॉन्सेप्ट निकाला था, ये देखिए आप देख सकते हैं कि भाई साहब भी जो चाय पी रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप बताएं भाई साहब, किसको इस बार देखना चाहते हैं और क्यों देखना चाहते हैं लोकसभा में प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी सरकार को। क्यों देखना चाहते हैं? कि उसने अच्छा काम किया। मोदी जी। क्यों देखना चाहते हैं? नो डाउट, देश के लिए सबसे सुरक्षित प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। लोकतंत्र के महासमर में हिस्सा लेने के लिए होशंगाबाद भी तैयार है। यहाँ 5वें चरण में 6 मई को वोटिंग होगी और नतीजे 23 मई को आएंगे। नतीजे चाहे जो हों, जिसके भी पक्ष में हो, लेकिन जीत जनता जनार्दन की होगी। होशंगाबाद से जितेंद्र शर्मा और शुभम गुप्ता के साथ नीरज श्रीवास्तव, टीम न्यूज़ नेशन।